हेलो 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 हेलो, स्वागत है आप सभी का सरल एकेडमी की नई लाइव स्ट्रीम पे, है ना। और आज आप सभी को पता है कि हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है उप सह संयोजन यौगिक। जब आप पहली बार इस चैप्टर को देखेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट या फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसी वाली स्थिति होगी। परंतु हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे क्योंकि कुछ बातें यहां पर 11th की भी उठ के आएंगी। तो मैं पहले 12th की बात करूंगा, फिर हम बीच बीच में 11th के बेस को मिलाकर इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, डन। तो सभी लोग अपनी कॉपी में नए चैप्टर का नाम लिखेंगे, जैसे कि हम लिख रहे हैं। चैप्टर का नाम होगा हमारा, हालांकि हमारा लिखा हुआ है ऊपर, उप सह संयोजन, उप सह संयोजन यौगिक। प्रॉपरली ऐसे अच्छे से आप हेडिंग लगाएंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। यदि हम ये दो चैप्टर पढ़ लेते हैं तो हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th की समाप्त हो जाएगी। बढ़िया। और आप सभी को बता दूं कि हमने डी और एफ ब्लॉक के तत्वों को पहले ही पढ़ लिया है। हमारा चैप्टर नंबर 4 इसके पहले कंप्लीट हो चुका है, मैं पढ़ा चुका हूं, हर एक लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। आपको एप्लीकेशन के अंदर जाना है, वहां लेक्चर पर जाओगे, केमिस्ट्री वाले सेक्शन पर जाओगे, वहां पर डी और एफ ब्लॉक के तत्वों पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको 1 से लेके 20 या 21 लेक्चर उसके मिल जाएंगे, जिसे आपको देखना है, कंप्लीट करना है और नोट्स भी बना लेना है। नोट्स वहां पर भी अपलोडेड है। ठीक है, तो ये रहा हमारा उप सह संयोजन यौगिक, जिसके बारे में अभी तक हमें कोई भी आइडिया नहीं है, परंतु इसके बाद से धीरे धीरे करके सारे आइडियाज लगने लगेंगे। आप सभी को पता है, आपने अभी कुछ दिन पहले जब चैप्टर 4 पढ़ा था वहां पर संकुल यौगिक पढ़ा था। क्या पढ़ा था? संकुल यौगिक, अर्थात जो हमारे डी और एफ ब्लॉक के तत्व हैं, डी और एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं वो हमने 12वें या 13वें नंबर वाले लेक्चर में, आई होप, मुझे कंफर्म याद नहीं है, तो वहां पर पढ़ा था डी और एफ ब्लॉक के तत्व जो है वो संकुल यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संकुल यौगिक। और आपकी एनसीईआरटी में ही एक लाइन है, यही संकुल यौगिक जो है, अच्छा देखो, हमने सीधी लाइन बनाना आजकल सीख लिया है ना। पहले हम तिरछा तिरछा लिखते थे, आजकल हम सीधी लाइनों पे लिखते हैं। डी और एफ ब्लॉक के तत्व जो है वो संकुल यौगिक बनाते हैं, और यही संकुल यौगिक आधुनिक विज्ञान में या अभी करंट में क्या कहलाते हैं? उप सह संयोजन यौगिक। परंतु इतनी सी परिभाषा सही है ना, इतनी सी परिभाषा में मजा नहीं आ रहा, तो अपन एक बड़ी परिभाषा लिखेंगे। हमारी एक बड़ी परिभाषा है जो मैं बार बार अलग अलग जगहों पर 2-3 टाइप की परिभाषा हम लिखेंगे। ठीक है, तो एक एक परिभाषा तो ये हो गई कि डी और एफ ब्लॉक के तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं, आधुनिक रूप से इन्हें ही उप सह संयोजन यौगिक कहा जाता है। अच्छा, बिल्कुल टेंशन मत लेना, अपन धीरे धीरे करके सारी बातें क्लियर करेंगे ना। तो सबसे पहले लिखते हैं परिभाषा नंबर 1। आज समझ में नहीं आएगा, कल अपने आप आ जाएगा, कल नहीं आएगा तो परसों हो जाएगा, और नहीं आएगा तो कमेंट करके बताना, मैं एक एक चीज समझाऊंगा। ठीक है, डन। परिभाषा लिखते हैं, ऐसे यौगिक जिनमें, ऐसे यौगिक जिनमें एक धातु परमाणु या, अच्छा मैं यहां से जरा कॉमा हटा दूं, बहुत ज्यादा बड़ा है ये हमारा इरेजर। धातु परमाणु, इसे थोड़ा सा पास में लगा देते हैं अपन। धातु परमाणु या आयन अनेक ऋण आयन
पहले परिभाषा लिखेंगे अपन, और मैं उसके बाद में आपको जो 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 चीजें आपको लिखने को बोली जाएगी बेटा, सिर्फ वही वही चीजें लिखना, क्योंकि मैं कुछ ना आपको 11th का भी बताने वाला हूं, तो उसे आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। और फिर भी आप लिखना चाहोगे तो एक एक्स्ट्रा वाला पेज बना लेना, कहीं आगे पीछे जहां पे भी तुम्हें लिखना हो वहां पर बना लेना। ये वाली परिभाषा आपको सिलेबस के जस्ट नीचे ही लिखनी है। अनेक ऋण आयन या उदासीन अणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्मों, है ना, हमें इलेक्ट्रॉन युग्म लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन युग्मों के सह संयोजन, सहसंयोजन द्वारा जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। प्रॉपरली यहां पर अब मैं अलग कलर का पेन यूज करूंगा। उप सह संयोजी, उप सह संयोजी यौगिक, उप सह संयोजी यौगिक कहलाते हैं। ये परिभाषा नंबर 1 हो गई, है ना। पहली परिभाषा आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिख रही है। अब मैं इसी परिभाषा को, जो अपनी परिभाषा, जो मेरे शब्दों में मैं बार बार लिखता हूं, या जो आप चित्र के रूप में बाद में इमेजिन कर पाओगे, उस परिभाषा पर अपन बात करते हैं कि वो परिभाषा क्या होगी। तो यहां पर लिखेंगे ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन किसी ऋणावेशित, किसी ऋणावेशित या उदासीन अणु, सेम परिभाषा है परंतु कुछ नए शब्द आपको देखने को मिलेंगे। लिगैंड द्वारा उप सह संयोजी, उप सह संयोजी आबंध से, उप सह संयोजी आबंध से जुड़े हो तब, यहां पर फिर से आप लिखोगे उप सह संयोजी, उप सह संयोजी यौगिक बनते हैं या बनाते हैं। ठीक है, ये दो तरह की परिभाषा मैंने आपके सामने लिख दी है। आपको जो भी ठीक लगे आप उसे अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। द पॉइंट इज, यहां पर कुछ नए नए शब्द आपको देखने को मिले होंगे। अब सर उन शब्दों को हाईलाइट करने वाले हैं, तो हाईलाइट करने के लिए ग्रीन पेन का मैं प्रयोग करूंगा। सबसे पहली बात, यहां पर जो हाईलाइटेड पॉइंट आपको देखने को मिल रहा होगा
इलेक्ट्रॉन युग्म। वैसे तो सारे शब्द नए हैं सर, परंतु आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा है, ठीक है। फिर अगला है नया शब्द लिगेंड, ठीक है। फिर अगला शब्द जो है ये 11th में आपने थोड़ा सा पढ़ा है, उपसहसंयोजी आबंध। कुछ नए नए शब्द जो आपके सामने हाईलाइटेड कर देंगे हम, पहले अपन उन पर बात करेंगे ना। सहसंयोजन आपने पढ़ा है, फिर भी पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, तो ये सारी चीजें आपने 11th में पढ़ी है, मतलब सॉरी ये वाली आज हम पढ़ेंगे, बाकी की सारी चीजें आप पढ़ चुके हो। तो अब उदाहरण से समझते हैं कि एक केंद्रीय एक हमारा उप सहसंयोजन यौगिक जो है वो किस प्रकार से दिख सकता है। अच्छा, उप सहसंयोजी यौगिक के उदाहरण, उप सहसंयोजी यौगिक के उदाहरण, और ये हमारी प्रकृति में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और इनकी संरचना काफी हद तक जटिल होती है। तो जैसे कि बुक में लिखा हुआ है कि उप सहसंयोजी यौगिक के हमें उदाहरण लिखने, तो पहला उदाहरण, फिर अपन दूसरा उदाहरण पढ़ेंगे, फिर अपन तीसरा उदाहरण पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल जिससे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, क्लोरोफिल आपको पता होगा। फिर दूसरा आपने देखा होगा हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन। फिर थर्ड आपने देखा होगा विटामिन, अच्छा विटामिन भी लिखना पड़ेगा, विटामिन B12, ठीक है। इन ये सभी जो है, ये सभी जो है कहीं ना कहीं आपके उप सहसंयोजी यौगिक के उदाहरण आते हैं। और यदि आपको बोला जाए कि इनमें केंद्रीय धातु क्या होती है, तो क्लोरोफिल में केंद्रीय धातु जो होती है वो होती है आपकी Mg। क्लोरोफिल में जो केंद्रीय धातु होती है वो होती है आपकी आयरन, दैट इज Fe। और आपके विटामिन में होती है कोबाल्ट। ये सारी चीजें आप जितने भी उदाहरण सर ने यहां पर लिखे हुए हैं, ये इन्हें आप याद रखोगे, इन्हें आप याद रखोगे, क्योंकि परीक्षा में ये पूछा जाता है, ये जो है पूछा जाता है। ठीक बात, यहां तक सभी को समझ में आ गया। अब आप लिखोगे इनकी संरचना कि उप सहसंयोजी यौगिकों की संरचना कैसे होती है, उप सहसंयोजी यौगिकों की संरचना कैसे होती है। अभी मैं थोड़ा आगे आगे का पढ़ाऊंगा, फिर अपन समझेंगे। तो यदि आपको देखना होगा कि उप सहसंयोजी यौगिकों की संरचना कैसे होती है, तो यहां पर आप एक उदाहरण लेंगे, ये होगा K4 ब्रैकेट के अंदर FeCN6 ब्रैकेट क्लोज। एक ये आपका उदाहरण होगा, ये यहां पर जो आपको दिख रहा है ये एक उप सहसंयोजी यौगिक है। अब इसमें कुछ अलग अलग भाग हैं, अभी बिल्कुल दिमाग को प्रेशर नहीं देना, अभी मैं आने वाला हूं इस पर कि कैसे ये संरचनाएं बनेगी, और आज नहीं समझे हम तो हम कल जरूर समझेंगे इसे, परंतु अभी ब्रेन पर कुछ भी लोड नहीं देना, अभी सिर्फ लिखो, अभी सिर्फ लिखो, ठीक है। कमेंट करके बताओ कि हाँ सर हम लिख रहे हैं, अभी दिमाग में प्रेशर नहीं दे रहे, क्योंकि देना ही नहीं है, तभी मैं बात करूंगा ना इस पे। दूसरा है हमारा, एक और उदाहरण अपन लेते हैं। यहां पर आप एक ब्रैकेट बनाओगे, उसके अंदर लिखोगे CO, यहां पर लिखोगे NH3 6, बाहर लिखोगे Cl3। ये जो दोनों आपको दिख रहे हैं, ये दोनों जो आपने देखा है यहां पर, ये दोनों उप सहसंयोजी यौगिक के उदाहरण हैं। अब यहां पर जो भी आपको जो बड़ा कोष्टक है, जो बड़ा कोष्टक है, ये वाला कोष्टक, ये कोष्टक बड़ा कोष्टक, इसे बोलते हैं, आज अभी बता देता हूं, इसे बोलते हैं गुरु कोष्टक। इसे क्या बोलते हैं? गुरु कोष्टक। ये गुरु कोष्टक के अंदर पे
जो पहली धातु आपको दिख रही है गुरु कोष्टक के अंदर पे, जो आपको पहली धातु दिख रही, जैसे यहां पर Fe है और यहां पर कोबाल्ट है, ये O जो है वो छोटा है, तो ये जो दोनों पहली धातु आपको दिख रही है गुरु कोष्टक के अंदर, ये जो पहली धातु आपको दिख रही है, ये दोनों पहली धातु, या सॉरी इसे थोड़ा छोटा कर दें अपन, इसे थोड़ा यहां पर ऐसे रख देते हैं ना, और थोड़ा छोटा कर देते गुरु कोष्टक। ये जो आपको दिख रही है दिस वन, इसे हम बोलते हैं केंद्रीय धातु। इसे हम क्या बोलते हैं? केंद्रीय धातु। ठीक। उसके बाद में गुरु कोष्टक के अंदर पे जो आपको ये चीजें दिख रही है दिस वन, चलो इसके लिए अलग कलर लेते हैं। यहां पर ये आपको जो NH3 दिख रहा है, यहां पर आपको CN दिख रहा है, ये दोनों एक साथ जो कहलाते हैं, इन्हें हम कहते हैं लिगेंड। अभी सिर्फ समझना है, ये कल भी बात होगी। और ये जो गुरु कोष्टक के बाहर आपको दिख रहे हैं, ये दोनों स्पीसीज जो गुरु कोष्टक के बाहर दिख रहे हैं, इन्हें कहा जाता है प्रति आयन। ये हो गई संरचना। ठीक है सर, आपने हमें संरचना बता दी, आपने हमें संरचना। अरे कितने लोग देख रहे हैं, फटाफट जरा कमेंट तो करो, मुझे पता तो हो कि कौन कौन लेक्चर पे अटेंड हुआ है, कौन कौन देख रहा है। फटाफट से जरा कमेंट करके मुझे बताओ, है ना। तो ये दोनों जो है ये प्रति आयन कहलाते। तो ये हमारी संरचना है। किसकी संरचना है? उप सहसंयोजी यौगिक की। तो आपने एक एक करके यहां पर लिख दिया। सबसे पहले सेंटर धातु, सेंटर एलिमेंट जिसे आपने बोला था केंद्रीय धातु, फिर आपकी थी लिगेंड, फिर आपका था प्रति आयन। इन सभी के नाम आपकी बुक में प्रॉपरली बने हुए हैं, है ना। अब अपन बात करते हैं कि कैसे उप सहसंयोजी यौगिक बनते हैं, कैसे उप सहसंयोजी यौगिक बनते हैं। परंतु उसके पहले अब मैं कुछ 11th की बात करने वाला हूं आपसे, है ना। कुछ हमारी बात होगी, कुछ हमारी बात होगी 11th की, जो कि आपको अभी लिखनी नहीं है, सिर्फ समझनी है। ठीक है, तो मैं यहां पर 11th की बात कर रहा हूं, इस पर आपको एक बूंद भी कुछ नहीं लिखना है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग रेडी हैं इस बात के लिए? फटाफट से जरा मुझे बताओ। पता नहीं क्या कहानी है, क्या तुम्हारी लाइव स्ट्रीम पीछे चल रही है या तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है? कौन कौन है जरा बताओ तो, देखो तो मैं, है ना, पता तो होना चाहिए। चलिए, तो यहां पर अपन कुछ यौगिक की बात करेंगे, है ना। कुछ यौगिक के बारे में बात करेंगे और यहां पर अलग अलग यौगिक होंगे हमारे पास में। सबसे पहला यौगिक जो है, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। बहुत लेट हो गए हो आप ग्रुप पे एक्टिव हो कि नहीं पता नहीं। एक यौगिक है हमारा NaCl। ठीक है, NaCl का हमने एक अणु लिया है, ये एक अणु है हमारे NaCl का। ठीक है, दूसरा अणु मैं यहां पर लेता हूं Cl2 का। दूसरा अणु मैं यहां पर लेता हूं किसका? Cl2 का। एक एक करके समझेंगे, बिल्कुल बिल्कुल डिटेल पे। और फिर तीसरा हम यहां पर बात करेंगे ये वाला यौगिक, जो कि हमारा ये था CONH3 6 ब्रैकेट क्लोज और Cl3। ये वाली बात हुई। ठीक है, चलो है, कुछ बच्चे तो हमारे देख रहे हैं, खुशी हुई मुझे कि तुम लोग हो, एक्टिव हो। ठीक है, तो यहां पर मैंने कुछ यौगिकों के नाम लिखे हैं, NaCl, Cl2 और CONH3, NH6, Cl3। ये है हेक्साएमीन कोबाल्ट क्लोराइड। ठीक है, 3 क्लोराइड। ऑक्सीकरण संख्या में लिखना भूल गया। अब इसका नाम आपको पता है, इसका नाम जो है, अब आप बोलेंगे सर आप बोर कर रहे हो। मैं बोर नहीं कर रहा हूं, बोर कर रहा हूं तो लिख के बता देना, ठीक है, क्योंकि डिटेल पर बात होगी। ये आपका क्लोरीन है, क्लोरीन नहीं है, क्लोरीन का एक अणु है और इसका नाम लिख देता हूं यहां पर हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है,
ये हमने नाम लिख दिया है इन सभी का। अब यहां पर आप सभी को पता होगा कि लुईस संरचना के आधार पर यहां पर जो हमारा Na है वो Cl के साथ आबंध बनाता है कुछ इस प्रकार से। कैसे बनाएगा? तो आप सभी को मालूम है कि Na के बाहरी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। Na के बाहरी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि आपको नहीं मालूम है तो मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देता हूं। Na का परमाणु क्रमांक होता है 11। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो 1s2 2s2 2p6 और 3s1, यह आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा। किसका लिखा? Na का। ठीक इसी प्रकार से मैं यहां पर Cl का भी लिख देता हूं ना। Cl का भी आप लोग लिख ही लो, आपको नहीं लिखना है, आपको तो सिर्फ समझना है। आपको जो लिखना था, जो नोट्स बनाने थे, वो इसके पहले वाले के बनाने थे। अभी सिर्फ ध्यान से फुल स्क्रीन बड़ी करके समझना है। इसलिए आपसे पहले मैंने चैट पे लिखवा लिया था कि कौन कौन एक्टिव है। 2p6 3s2 और 3p5। मैंने 6 लिख दिया गलती से, यहां पर 5। अब क्यों ना इनकी संरचना बनाई जाए, है ना। इनको जरा अपने को ऊपर भेजना पड़ेगा, यहां पर प्रॉपरली इसके सामने इसे भेजना पड़ेगा और थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ठीक बात। इसे यहां से उठाओ और यहां पर भेज दो। कुछ यौगिकों के बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर वापस से इसे उठाओ और इसे यहां पर अपन ऐसे भेज देते हैं। ठीक है, ये रहे आपके दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलो, ज्यादा ही छोटा हो गया। अब सबसे पहले सोडियम का परमाणु बनाया जाए। किसका परमाणु बनाया जाए? सोडियम का परमाणु बनाया जाए। तो प्रॉपरली हम एक केंद्र बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। छोटा सा ये केंद्र है जिस पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे हुए हैं। कितने? 11-11। कितने बैठे हुए बच्चा? 11-11। अब ये हमारी पहली कक्षा है, ये हमारी पहली कक्षा है और इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और पहली कक्षा को सेलेक्ट करते ही हम कुछ इस प्रकार की संरचना बनाएंगे। फिर हम दूसरी कक्षा बनाएंगे। दूसरी कक्षा को हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे ऐसे। चलो, मैं इसे डिलीट ही कर रहा हूं, आई डोंट लाइक। फिर से हम दूसरी कक्षा बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। ओहो, ज्यादा ही बड़ा हो गया ये, और इसे भी हटाओ। बस हमें इतनी बड़ी चाहिए। हम इसे सेलेक्ट करते हैं और यहां पर रख देते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये हमने इसको यहां पर ऐसे रख दिया और इसका कलर भी चेंज कर दिया और इसका मार्क भी हटा दिया। ठीक है, दूसरी कक्षा हो गई। अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी कक्षा की। ये रही हमारी तीसरी कक्षा। बहुत ज्यादा ही बड़ा बना दिया है हमने, कोई बात नहीं, चलता है। तुम्हें समझाना है, इस वजह से ये सब बना रहे, अदरवाइज ये तो तुम्हारे लिए नहीं बनाना था मुझे। ठीक है, ये सोडियम की कक्षा है। यहां पर आप सभी को पता होगा n बराबर 1 होता है, यहां n बराबर 2 होता है और यहां n बराबर 3 होता है। तो पहली कक्षा में देखो 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, दैट इज 1s2। फिर दूसरी कक्षा में आप देखोगे तो यहां पर 2s पे भी 2 है और p में आपके बराबर से 6 है। 1 2, अच्छा तुम्हें दिख नहीं रहा होगा कलर, मैंने एक्चुअली गलत कलर चूज कर लिए हैं। व्हाइट कलर लेते हैं अपन, है ना। यहां पर एस उपकोष में आपने देखा होगा कि ये व्हाइट कलर के इलेक्ट्रॉन आपको बड़े बड़े दिख रहे होंगे। दिखे? अब अपन पी कलर का बना लेते हैं। पी में कौन सा कलर लें अपन? पी में मैं रेड कलर ले लेता हूं। पी के इलेक्ट्रॉन आपके रेड कलर के हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। अब बाहरी कक्षा में आप यहां पर आओगे 3 पे, तो यहां पर भी आपको एक इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया सोडियम। ये है हमारा पूरा का पूरा सोडियम की संरचना। अब पता है सोडियम क्या करेगा? सोडियम ऑलवेज या आवर साइडिंग के कुछ तत्व, कुछ नहीं पूरे ही बोल दो, 18 नंबर के तत्वों को छोड़कर, 18 नंबर के जो वर्ग हैं उन तत्वों को छोड़कर बाकी के सारे तत्व जो हैं वो उत्कृष्ट गैसों जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं ना। ये आपने 11 में पढ़ा होगा अष्टक नियम के तहत कि वो उत्कृष्ट गैसों जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। अब सर उत्कृष्ट गैसों जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो उत्कृष्ट गैसों जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2 NP6। ये उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है।
अब सोडियम के साथ दिक्कत है कि वो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सकता है। कैसे? यहां पर n बराबर 2 है, s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में कितने हैं? 6 है, परंतु 3 में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन, और ये 1 इलेक्ट्रॉन उसे उत्कृष्ट गैसों जैसा व्यवहार प्राप्त नहीं करने दे रहा है। इस कारण से हमेशा पता है ये क्या करता है, ये बोलता है कि भाई साहब आप हमारे से बाहर चले जाओ, आप हमसे दूर हो जाओ। तो जैसे ही आप सोडियम को पानी में डालते हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी धातु के साथ में विक्रिया करवाते हो, वो पानी में डालते नॉर्मली हम, तो H2 गैस मुक्त कर देता है। ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजनों के अणु को देके H2 के रूप में उसे मुक्त कर देता है, मतलब जल में जो हाइड्रोजन होती है उसे इलेक्ट्रॉन देके और उसे H2 के रूप में मुक्त कर देता है, और खुद OH समूह के साथ जुड़ के NaOH बना लेता है, ठीक है, क्षार बना लेता है। तो ये हमेशा हमने देखा है कि जो सोडियम होता है हमारा, मैं 11वीं का पढ़ा रहा हूं, मैं अभी बता देता हूं, तो ज्यादा लोड नहीं लेना है आपको। तो इस प्रकार से आपका एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया और सोडियम जो है वो Na+ आयन के रूप में बन गया, ठीक है। अब क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जो है उसके बाहरी कक्षक में ध्यान से देखोगे, क्लोरीन की यदि आप बात करें तो क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, और टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, एस उपकोष में 2 और पी में 5, तो टोटल नंबर ऑफ हो गया 7। परंतु उत्कृष्ट गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हमें कितने चाहिए बेटा? 5 और 1 6। 5 तो उसके पास में है, यदि ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम उसे दे दें तो क्लोरीन जो है वो उत्कृष्ट गैसों जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा। तो बहुत ही सिंपल है, यहां पर Cl जो है वो इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करेगा और बना लेगा Cl-। क्या बना लेगा? Cl-। अब यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो Cl- को हम बोलते हैं ऋण आयन, Cl- को हम क्या बोलते हैं? ऋण आयन, और Na को हम बोलते हैं धन आयन। जल्दी ही 11th की क्लास भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और बहुत ही जल्दी। तो वहां पर यदि आपका बेस थोड़ा बहुत कमजोर हो और आप बड़ी कक्षाओं की, बड़े एग्जामों की तैयारी करने वाले हो, तो 11th का जो बेस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर धन और ऋण आयन आपको देखने को मिल गए। अब पता है क्या होगा यदि ये धन और ऋण आयन आपस में मिल जाए और एक नए यौगिक का निर्माण कर दे, जैसे कि यहां पर Na पॉजिटिव, इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है, और Cl नेगेटिव, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन अधिक है, ये आपस में जुड़ जाएं और एक नया यौगिक बना दे जिसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl। तो यहां पर आबंध किसने बनाया? परमाणु ने कि आयन ने? परमाणु उदासीन होता है, आयनों पर आवेश होता है। तो यहां पर आयन मिले और आयनों के मिलने के कारण पे आपको एक नया यौगिक देखने को मिला जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। चूंकि यहां पर आयनों ने आबंध बनाए हैं, इसीलिए इस यौगिक को हम बोलते हैं आयनिक यौगिक। सोडियम क्लोराइड क्या है? एक प्रकार का आयनिक यौगिक है। क्या है? एक प्रकार का आयनिक यौगिक है, और आयनिक यौगिकों में आयनिक आबंध होता है। आयनिक यौगिकों में क्या होता है? आयनिक आबंध। ठीक बात। यहां पर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो गया, एक ने दिया दूसरे ने ले लिया, एक ने दिया दूसरे ने ले लिया। चलो यहां पर हो गई हमारी एक बात खत्म, यहां पर हो गई हमारी क्या? एक बात खत्म। अब दूसरे पर बात करते हैं अपन Cl2 पे। दूसरे पर अपन बात करते हैं किस पर? Cl2 पे। तो Cl2 का मैं डायग्राम नहीं बनाने वाला, Cl2 को हम समझेंगे लुईस बिंदु संरचना पे। तो Cl कुछ इस प्रकार से जुड़े होंगे। कैसे? इस प्रकार से जुड़े होंगे। तो हम इसे अभी थोड़ी देर के लिए मिटा रहे हैं और हम Cl की संरचना बना रहे हैं कुछ इस प्रकार से, है ना। ये आपके 2 Cl है और इनके बाहरी कक्षा में अच्छा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दूंगा तो ज्यादा अच्छा है। तो हम बना रहे हैं अभी Cl2। ये 11th का भी मिटा दो, ये तुम्हारे आप किसी काम का नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ टाइटल भर दिखाना था हमें। तो ये है Cl2, ये मिलके बना है Cl के 2 परमाणु से कुछ इस प्रकार से। ठीक है। अब Cl का यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो यहां पर आप 17 लिखोगे और लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। डन। टाइम तो नहीं हुआ ज्यादा, ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट में ये वाली क्लास खत्म कर देंगे हम, क्योंकि हमें
उपसहसंयोजी यौगिक समझना ना, उपसहसंयोजी होते क्या है, ये मेन क्वेश्चन है। तो उस पर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पीछे का जानना बहुत जरूरी है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि आगे प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता आने वाली है और वो तभी समझ में आएगी जब आपको आबंध के बारे में पता हो। अभी केंद्रीय धातु परमाणु मैंने लिखवा तो दिया, तुम्हें समझ भी नहीं आया होगा मैंने क्या लिखवाया, है ना, सही बात है। तो क्यों ना उस पर डिस्कशन किया जाए ना, पहले डिटेल से डिस्कशन किया जाए, और लेक्चर में मजा आए तो लास्ट में कमेंट करना कि सर हाँ हमें मजा आया, हमें काफी सारी चीजें समझ में आ गई। तो यहां पर यदि आप इसे देखो तो एस उपकोष में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। और पी उपकोष में आपके कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? पी उपकोष में आपके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो एक एक हमने सभी को दे दिया पहले, उसके बाद में हम क्या करवा देते हैं? युग्मन। इस प्रकार की हमारी स्थिति है, इस प्रकार से हमारी स्थिति है। अब जो इलेक्ट्रॉन ऐसे जोड़े में रहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ऐसे जोड़े में रहते हैं और वो युग्मन कर लेते हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं हमारी भाषा में और बुक की भाषा में 2 तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले हम इन्हें बोलते हैं एकाकी युग्म। क्या बोलते हैं इन्हें? एकाकी युग्म, या बोल देते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या बोल देते हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन युग्म। सबसे कॉमन और फेमस नाम जो है, जब किसी तत्व के खुद ही युग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो हम उन्हें एकाकी युग्म बोलते हैं। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार एकाकी युग्म और पाई आबंधों का जिक्र होगा। मैंने चैप्टर 6 में किया हुआ इस बात का जिक्र, तो याद रखेंगे आप। तो ये जो दिख रहे हैं आपको बॉक्स के अंदर पे, अब इन्हें मैं लुईस बिंदु या लुईस प्रतीक के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत ही, तो कितने सीएल के परमाणु जुड़े हैं बेटा? 2। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसी 2 संरचनाएं होती, 2 बार मुझे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं लुईस बिंदु संरचना को ऐसे रेड डॉट से रखता हूं। ये जो आपको दोनों एक साथ दिख रहे हैं, ये 3s के बनाया मैंने, बस मान लो। फिर ये 3p के हैं और ये रहा, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो ये रहा। ठीक है, ऐसी कुछ संरचना है। फिर अपन इसी संरचना को एक और बार बनाते हैं। इसी संरचना को हम क्या करते हैं? हम एक और सीएल बनाते हैं कुछ इस प्रकार से, और फिर से उसके एकाकी युग्म बना देते हैं ऐसे। डन, ये हमने बना दिया। तुम्हें मैं 11 का समझा रहा हूं, चैप्टर नंबर 4 रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचनाएं, वहां से ही चीजें निकल के आई हैं। तुम्हें क्या लग रहा है 11वीं ऐसे ही खाली थी? नहीं भाई साहब, वो बेस था हमारा, हम छोड़ के आ गए उसे। हम क्या कर दिए? उसे छोड़ के आ गए। अब यदि मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं इनके इर्द गिर्द, चलो एक सर्कल बना देते हैं अपन। ये हमने बनाया सर्कल, ये हमने किया इसे सिलेक्ट, और ये हमने रख दिया यहां पर। ऐसे करके हमने इसे रख दिया, इसका मार्क हटाया और इसकी डुप्लीकेट कॉपी तैयार करी और इसे भी रख दिया हमने कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये कुछ ऐसे हैं अभी हमारे सामने। अब यदि हमें इन्हें जोड़ना होगा, चूंकि तुम्हें मालूम है कि सभी तत्व कैसा व्यवहार प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए उत्कृष्ट गैसों जैसा व्यवहार प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्यों ना अपन अब इन्हें मिला दें। तो मैं पूर्ण रूप से, अच्छा क्या हमारा इतना ही सर्कल सेलेक्ट हो रहा है? ठीक है, तो मैं इसे यहां पर लाता हूं और हमारी पूरी संरचना को अपन ऐसे रख देते। कैसे? ऐसे रख देते हैं बिल्कुल पास पे। और यहां पर मुझे दूसरी वाली संरचना के साथ में थोड़ी सी वो करनी पड़ेगी, जिद्दोजहद। तो कुछ इस प्रकार की संरचना आपने देखी होगी, और हमें इसे थोड़ा सा यहां से मिटाना पड़ेगा और इसे यहां पर शिफ्ट करना पड़ेगा। क्या हम इसे भी शिफ्ट कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए? ये वाले को कुछ समय के लिए मुझे मिटाना होगा। चलो इसे यहां पर फिट कर दो ऐसे, और इसे यहां पर फिट कर दो ऐसे। ठीक है, अब पूरी संरचना को लाओ उठा के, ओहो ज्यादा ही सिलेक्ट हो गया। इतनी संरचना को लाओ उठा के और इसे रख दो यहां पर।
और इसे कर दो ऐसे। अब यहां पर आपने ये देखा कि ये Cl2 आपस में जुड़ गए और खुद के इलेक्ट्रॉनों द्वारा जुड़ गए। इन्होंने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं किया, इन्होंने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं किया। इन्होंने कहा कि भाई साहब जो आपका है वो मेरा है, जो मेरा है वो आपका है। अर्थात यहां पर इन्होंने जिस आबंध द्वारा अपने आप को जोड़ा, साझेदारी थी, सहभाजन था। क्या था? सहभाजन। और जब सहभाजन से इलेक्ट्रॉन जुड़े तो ऐसे को हम बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध। अब बात करते हैं नंबर 4, जिसके लिए इतनी सारी डिटेल पर तुमसे बात करी गई थी, और वो बात थी हमारे उप सहसंयोजी आबंध की। तो उप सहसंयोजी आबंध में यदि हम NH3 की बात करें, यदि हम NH3 की बात करें, तो सबसे पहले हम केंद्रीय परमाणु का भी थोड़ी देर के लिए छोड़ रहे हैं, हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। हम बात करते हैं किसकी? नाइट्रोजन की। और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p3। क्या होता है? 2p3। अर्थात यदि मैं कुछ इस प्रकार से इसे देखूं तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहां पर आपके 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन आते हैं, दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये नाइट्रोजन की तलस्थ अवस्था है। तलस्थ अवस्था में किसी भी प्रकार का संयोजन नहीं होता, तलस्थ अवस्था में किसी भी प्रकार का संयोजन नहीं होता। तो हमें तलस्थ अवस्था से इसे उत्तेजन अवस्था में ले जाना होगा, और उत्तेजन अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो बदल जाएगा। हो सकता है आपके लिए कुछ शब्द नए हो, परंतु फिर भी समझने की कोशिश करो। तो उत्तेजन अवस्था का मतलब होता है किसी परमाणु को ऊर्जा देना, किसी परमाणु को ऊर्जा देना। और जब परमाणु ऊर्जा प्राप्त करता है तो उसके इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। जैसे कि हमने यहां पर सोडियम को जब ऊर्जा दी थी तो उसका इलेक्ट्रॉन इस कक्षा को त्याग कर दूसरी कक्षा में गया होगा और फिर बाहर ही निकल गया होगा। ठीक है, क्लोरीन के साथ भी ऐसी कुछ हुआ होगा, परंतु मैंने वो तुम्हें बताया नहीं है, वो 11th का है, उतना ज्यादा डीप डाउन जाने की आवश्यकता नहीं। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना आपको एस उपकोष का, ये यहां से चला जाएगा, ये यहां से चला जाएगा। कहां पर जाएगा बेटा? तो ये यहां से जाएगा यहां पर। कहां पर जाएगा? पी वाले डब्बे में। तो ये एस उपकोष है, ये पी के डब्बे हैं, इसे एक्स बोलते हैं, इसे वाई बोलते हैं और इसे जेड बोलते हैं। तो यहां पर देखोगे आपने नाइट्रोजन ने एक एकाकी युग्म बना लिया। क्या बना लिया? एकाकी युग्म। अब यहां पर मैं इसकी बात कर रहा था, इसकी बात कर रहा हूं, है ना? तुम लोग शायद भूल गए हो। अब इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3 ही क्यों जुड़े हैं? क्योंकि हमारे पास में 3 ही कमरे खाली हैं, क्योंकि हमारे पास में यहां पर सिर्फ 3 कमरे खाली हैं। पहला कमरा, दूसरा कमरा और तीसरा कमरा। पहला कमरा, दूसरा कमरा और तीसरा कमरा। यहां पर नाइट्रोजन के खुद के इलेक्ट्रॉन थे। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर गया था तो मैंने उसे अलग कलर से लिखा। और जो ग्रीन वाले इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन ने इसके साथ सहसंयोजी आबंध द्वारा आबंध बना लिया। ठीक है, तो यहां पर यदि आपसे कोई पूछ ले कौन सा संकरण है, तो एस पे 1 है, पी पे कितने हैं? 3 है। sp3 संकरण है। sp3 संकरण की आकृति चतुष्फल की होती है। ये सब 11वीं का है, यहां पर कुछ भी बातचीत उसकी नहीं हो रही है। अब यहां पर यदि आप ध्यान से देखोगे तो हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन आपके जुड़ गए, तो ये बन गया आपका NH3। क्या बन गया? NH3। सहसंयोजी आबंध द्वारा ये जुड़ गए। ठीक है, अब यहां पर ये एकाकी युग्म जो दिख रहे हैं ना बेटा, एकाकी युग्म, इनमें ना कहीं इलेक्ट्रॉन होते हैं, खुद के इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इन पर ऋणावेश होता है, इन पर क्या होता है? ऋणावेश, और आबंध बनाने की क्षमता भी होती है। तो यही एकाकी युग्म, इन्हें कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में आपने देखा होगा कि NS2 था और NP3 था। तो यदि हम इन्हें बनाएं तो आप जब भी नाइट्रोजन के लिए लुईस संरचना बिंदु बनाते होंगे तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रखते होंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां। ये आपने 11वीं में देखा होगा चैप्टर नंबर 4 लुईस प्रतीक में। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये एकाकी युग्म है। यहां पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहां पर भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहां पर भी हाइड्रोजन जुड़ा है। हालांकि आकृति सही नहीं है, इसकी आकृति कुछ दूसरे तरह की होती है, पिरामिडीय होती है, मैंने सीधे सीधे बना दिया। तो वो हमारा कंसर्न नहीं है।
वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि ये एकाकी युग्म जो है वो आबंध बनाएगा, एकाकी युग्म जो है वो आबंध बनाएगा। कैसे बनाएगा? तो ये जो कोबाल्ट है, ये जो हमारा कोबाल्ट है, उसके बाहरी कक्षक में ना 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक बात। अब आपके NH3 कितने जुड़े हैं? जरा ध्यान से देखो, यहां पर मैंने कितने जोड़े हैं NH3? 6 NH3 जोड़े। कितने जोड़े हैं? 6 NH3। और आबंध कौन बना रहा है? आबंध कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? NH3 आबंध बना रहा है। उस पर भी कौन आबंध बना रहा है? तो उसके एकाकी युग्म आबंध बनाता है। और जब एकाकी युग्म जो है आबंधन में भाग लेने लगे तो ऐसे ही यौगिक कहलाते हैं हमारे उप सहसंयोजी यौगिक। आपको याद है कि नहीं याद है? परिभाषा में जब मैं आपको लिखवा रहा था तो वहां पर आपको एक शब्द बोला था इलेक्ट्रॉन युग्म, लिखा इलेक्ट्रॉन युग्म। फिर दूसरे में आपने देखा था उप सहसंयोजी आबंध, फिर आपने लिखा लिगैंड। तो यहां पर जो NH3 आपको दिख रहा है, जो कि खुद में अपने आप में एक अणु है अमोनिया का, हम इसे बोलते हैं लिगैंड। इसे हम क्या बोलते हैं? लिगैंड। इसी प्रकार से आपके पास में CN भी था, इसे हम बोलते हैं साइनाइड, इसे हम बोलते हैं साइनाइड। ये जो है ये उदासीन है। ये कैसा है बेटा? उदासीन है। और ये वाला जो CN आपको दिख रहा है ये एक प्रकार का ऋण आयन है। एक प्रकार का क्या है? ऋण आयन है। इस पर हम आगे बात करेंगे। हमारा टॉपिक प्रॉपरली एनसीईआरटी पे लिगेंड है तो वहां पर इसकी बात होगी। तो अभी वापस इस पर फोकस करते हैं। यहां पर आपके कोबाल्ट है। अब इससे हम NH3 को जोड़ते हैं। यह आपका NH3 अपने इलेक्ट्रॉन युग्मों के साथ आ रहा है और ऐसे करके सबसे पहले हम बाहरी कक्षा में इसके 3 इलेक्ट्रॉन है। अभी ये मेरे समझाने का तरीका है, हालांकि बाद में कुछ नियम चेंज होंगे जिन्हें हम संयोजकता कोश सिद्धांत के अंतर्गत समझेंगे और क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन में और अधिक क्लियरिटी से समझेंगे। परंतु अभी तुम बेस बनाने के लिए मान लो ये बात जो है वो सत्य नहीं है, परंतु तुम्हें ये बात को मानना पड़ेगा। तो मान लो यहां पर फिर से आपके NH3 जुड़ेंगे और फिर से यहां पर आपके कौन जुड़ेंगे? NH3 जुड़ेंगे। अब NH3 क्या करते हैं बेटा? NH3 क्या करते हैं? यहां पर अपने इलेक्ट्रॉन युग्मों को ना कोबाल्ट को दे ही देते हैं। ये मान लो इलेक्ट्रॉन युग्मों को दे ही दिया, इलेक्ट्रॉन युग्मों को दे दिया। कैसे दिया? तो चलो कैसे दिया? तो मैं ये मानता हूं, मेरा ये पर्सनल मानना है, आप लोग भी मान लेना आज से, ये यहां पर इसने इसके साथ आबंध बनाया होगा, इसने इसके साथ आबंध बनाया होगा, इसने इसके साथ आबंध बनाया होगा, ऐसे बना लिया। अब एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म फिर से बचे। अब कोबाल्ट क्या करेगा? इन एक एक इलेक्ट्रॉन युग्मों को वापस से अपने पास झीकेगा, अपने पास बुला लेगा। ये येलो वाले जो है वो कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन नहीं है, मेरा मानना है ये किसके हैं? NH3 के हैं। अब वापस से ये NH3 क्या करेंगे? वापस से ये NH3 जो एक इलेक्ट्रॉन है ये NH3 को वापस बुलाएंगे, फिर से हमारे NH3 को वापस बुला लेंगे, ऐसे करके वापस से हमारे NH3 को बुला लेंगे। ठीक है। अब NH3 कैसा है बेटा? उदासीन है। NH3 कैसा है? उदासीन है। परंतु शुरुआती दौर में आपने देखा कि एक इस व्यक्ति ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, एक इस व्यक्ति ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, एक इस व्यक्ति ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है ना उस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण पर इस पर आ जाता है प्लस आवेश। इन पर कौन सा आवेश आ जाता है? प्लस आवेश। और एक साथ यदि आपको बोला जाए कि इस पर कौन सा आवेश है तो आप सभी को पता है प्लस आवेश है। और प्लस आवेश को बैलेंस कौन करता है? प्लस आवेश को यदि मुझे उदासीन करना हो या उस परमाणु को बैलेंस करना हो, एक धन आवेशित स्पीसीज है, उसे यदि मुझे उदासीन करना हो तो मुझे उसे क्या देना होगा? इलेक्ट्रॉन देना होगा। तो इसे इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है बाहर से कौन? क्लोरीन। कौन बाहर से इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है? क्लोरीन। ध्यान रहे यहां पर ये वाले जो NH3 है ये अपने एकाकी युग्म के इलेक्ट्रॉन देते नहीं है, सिर्फ संयोजन कर लेते। ये मान लो कि वो सिर्फ संयोजन कर रहा है। यहां पर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गए थे ना, ये वाले जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गए थे, दिस वन, और चलो मैंने गलत रेखा बना दी, हमने गलत रेखा बना दी। ठीक है,
ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पर गया, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पर गया और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर गया। ठीक है, तो इस प्रकार से एक एक चली गए, बाकी के सिर्फ जुड़े हुए हैं। इन्होंने दान कर दिया, व्हाइट वाले ने, ग्रीन वाले ने आबंध बना लिया। जिन्होंने दान किया उस कारण से इस पर +3 का आवेश आया था, उस +3 के आवेश को बैलेंस करने के लिए हमने यहां पर किसे जोड़ दिया, क्लोरीन को। तो ये थे आपके उपसह संयोजन यौगिक और ये थी इसकी संरचना। यहां आके मैं अपने लेक्चर को विराम देता हूं। अब आपकी होगी, आई होप सो मैडम की बायोलॉजी की क्लास हो, जो भी हो वो आपको अपडेट दे देंगी। अब जरा फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ कि सर हमें उपसह संयोजन यौगिक का बेसिक्स और परिभाषा जो है वो समझ में आ गया। इतनी सारी डिटेल 11th की सिर्फ तुम्हारा बेस बनाने के लिए थी, है ना? तो बताओ क्या आप लोगों को समझ में आया? यदि आया होगा तो फटाफट से जरा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, हाइप, जो भी चीजें तुम कर सकते हो सरल एकेडमी को आगे बढ़ाने के लिए वो आपको करना है। साथ ही रेफर और अर्न प्रोग्राम जो है वो तुम्हारे लिए ला दिया गया है। यदि ऑनलाइन बैच तुम्हारे माध्यम से तुम्हारा दोस्त या कोई भी ज्वाइन करता है, ओपन टू ऑल ऑफर है। ऐसा नहीं कि तुमसे छुपाई वाली बात है, तुम्हारे दोस्त से छुपाई होने वाली, बस तुम्हें नाम और डिटेल भेज देनी कि सर ये इंटरेस्टेड है, ये ज्वाइन कर सकता है। तो हमारी टीम उससे बात कर लेगी और आपको आपका जो कैशबैक है पर स्टूडेंट 100 रुपीज वो आपको गूगल पे या फोन पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, बड़ी सिंपल प्रोसेस है, कोई ऐसी बात नहीं है। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ रहा है, वहां पर बता दीजिएगा। ठीक है, तो जब तक आप चैनल के बारे में नहीं बताओगे तब तक नहीं पता चलेगा। और जैसे ही लाइव स्ट्रीम खत्म होती है, आप सभी को पता है ये जो लेक्चर है ये यहां से हट जाता है, ये यहां से हट जाता है। ये सिर्फ आपको एप्लीकेशन के अंदर ही देखने को मिलेगा, सरल एकेडमी के एप्लीकेशन, जो कि जिसकी लिंक आपको कहां मिलेगी बच्चा बताओ? यूट्यूब चैनल के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर। तो ध्यान रखिएगा अपना और मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि हमें समझ में आ गया होगा। मैं बाद तक आपके देखूंगा, भले ही मैं यहां से चले जाऊं, परंतु आपके कमेंट्स देखे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, ध्यान रखिएगा। राधे राधे। हेलो बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए सभी फटाफट से, वापस से आप लोगों की बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आई होप सो सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है, आवाज़ वगैरह प्रॉपर आ रही है। लास्ट लेक्चर था हमारा लेक्चर नंबर 5, जिसमें हमने कवर किया था मेंडल का स्वतंत्र अपविहन का नियम। क्या आ गया भाई? आज ये हमारा 6th लेक्चर है, 6वां लेक्चर है इस चैप्टर का। वंशागति विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन हम कवर कर रहे हैं, जिस